बेहद दिलचस्प शख्सियत से आप सबकी पहचान कराऊंगी। 13 साल में जिसने संघ का साथ शुरू किया। 13 बरस में जरा सोचिए किसी की क्या समझ होती है। वो कौन सी चीज थी उस शख्सियत में कि संघ के साथ जुड़ गए। बीजेपी की उस पीढ़ी के शायद सबसे जवान नेता हैं ये, जिन्होंने जनसंघ से लेकर जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफर संवरते हुए उस पार्टी को, सुलगते हुए उस पार्टी को, बनते हुए, बिगड़ते हुए बहुत करीब से देखा और समझा है। मिर्जापुर के इंटर कॉलेज के फिजिक्स के मास्टर, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के प्रोफेसर हैं, बहुत दिलचस्प शख्सियत। अब स्टेज पर आमंत्रित करूंगी बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी को। तालियों से स्वागत करें उनका। जी चारपाई हमने इसलिए चुनी है क्योंकि राजनाथ सिंह जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने शायद इसी चारपाई से अपनी राजनीति शुरू की है और आज भी जब चारपाई पर बैठते हैं तो माहौल बिल्कुल ऐसा बन जाता है कि बस जमीन से जुड़े हुए नेता का वो माहौल। और इसीलिए सबसे पहला सवाल, हालांकि मुझे पता है राजनाथ जी बहुत चौंकेंगे इस सवाल पर, लेकिन फिर भी वो सवाल इनसे पूछती हूं कि क्या ओपिनियन पोल के पंडितों को मैं शामिल कर रही हूं अपने सोच में, और तब ये सवाल इनसे पूछ रही हूं, क्या मैं भारत के अगले प्रधानमंत्री के साथ बैठी हूं? क्योंकि अगर 170-180 के आसपास सीटें आती हैं तो कंसेंसस तो सर आप ही के नाम पर बनेगा। भारत का अगला प्रधानमंत्री तो इस समय गुजरात में है। और भारत के अगले प्रधानमंत्री को 8 तारीख को इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद बीजेपी की होने वाली सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के लिए मैंने आमंत्रित किया है। इस समय भारत का भावी प्रधानमंत्री यहां मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि 170-180 सीटें आए, अभी हमने उमर अब्दुल्ला को भी सुना, सबको सुना, तो नाम किसका सामने आएगा जिस पर कंसेंसस बनेगा? 170 आए या 220 आए या 272 आए, भारत का भावी प्रधानमंत्री वही होगा जिसे भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है, और उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। चलिए उस टॉपिक का रुख करते हैं जो हमने नाम दिया है इस सेशन का, राज दिलाएंगे राजनाथ। और अगर राज दिलाते हैं राजनाथ तो ये जीत किसकी होगी, राजनाथ सिंह की या नरेंद्र मोदी की? वैसे अगर शब्द आपने प्रयोग किया है, अगर नहीं राज मिलेगा, लेकिन राज को राजनाथ नहीं दिलाएंगे बल्कि इसे हिंदुस्तान की जनता दिलाएगी। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। कोई व्यक्ति राज किसी को नहीं दिला सकता। लोकतंत्र में यदि राज किसी को मिलता है तो जनता के द्वारा ही राज मिलता है। राजनाथ जी के नाम से चूंकि हमने शुरुआत की तो मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा ज के नीचे अगर नुक्ता लगा दें और राज बना दें तो शायद बीजेपी के सबसे ज्यादा राज भी आप ही जानते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो, इसके लिए आपने उन्हें मनाया है, उन्होंने आपको मनाया, बात पहुंची कैसे? वैसे भारतीय जनता पार्टी में राज नहीं है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है, खुलापन है, राज तो है ही नहीं। हाँ, नाम मेरा राजनाथ है और मैं इस समय पार्टी का अध्यक्ष हूं, इतना ही समझिए, राज नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अपने सांगठनिक गतिविधियों में भी कोई राज अथवा कोई रहस्य नहीं रखना चाहती है, बल्कि हमारे यहां भी खुलापन है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे पार्टी के अंदर भी इंटरनल डेमोक्रेसी है। कोई भी फैसला पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैं करता हूं तो अपने सारे सहयोगियों से राय परामर्श करने के बाद ही वो मैं फैसला करता हूं। और यदि हम सरकार बनाते हैं तो सरकार बनाने में हमारी भरपूर यह कोशिश होगी कि हमारी सरकार की फंक्शनिंग जो हो, सरकार का जो कामकाज हो, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो। राज की कोई गुंजाइश यहां नहीं है। पर कुछ ऐसा लगा कि लालकृष्ण आडवाणी जी को जो आपने मनाया, वो कैसे मनाया? क्योंकि उसके बाद वो खुलकर आकर सामने बोले नहीं उस वक्त जो उनके घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो बिहाइंड द सीन्स क्या क्या, इसीलिए मैंने 4 पाई पे आपको बिठाया था कि आप दिल खोलकर बात करेंगे। मैंने वैसे 2 पाए पर भी बैठाया होता तो मैं बैठ सकता था। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि
जहां तक अडवाणी जी का प्रश्न है, अडवाणी जी नाराज नहीं थे और अडवाणी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, सबसे बड़े बुजुर्ग नेता हैं और पहले भी उन्होंने हमारी पार्टी का नेतृत्व किया है, मार्गदर्शन किया है और आज भी अडवाणी जी हमारे मार्गदर्शक के रूप में है, हमारे नेता के रूप में है। वो नाराज कभी नहीं होते। ठीक है, कहीं पर कोई बात यदि उन्हें लगेगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उससे वो अवगत कराते हैं, लेकिन नाराजगी कभी उन्होंने व्यक्त नहीं की है। एक जोखिम आपने उठाया है बतौर अध्यक्ष, और वो ये कि अटल और आडवाणी जी के युग से आगे ले जाना है अब बीजेपी को। बहुत बड़ा जोखिम है ये, और इस बात का एहसास आपको है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब दिल्ली बीजेपी का मैनिफेस्टो आपने देखा और देखा कि उस पर कहीं उन दोनों की तस्वीर नहीं है, आपने कहा कवर बदल। सही कह रही हूं मैं? सही कह रही हूं? आपने कहा मैनिफेस्टो आपने देखा होगा कि अटल जी अडवाणी जी दोनों की तस्वीर आ रही है। हाँ, बदलने के बाद, आपके बोलने के बाद। नहीं, पहले रहे होंगे, हो सकता है कि एजेंसी वालों ने कुछ ऐसा सुझाव दिया होगा, लेकिन अब अटल जी अडवाणी जी दोनों की तस्वीर जी आप देखेंगे कि जितने भी विज्ञापन आए हैं सब पर है। हम अटल जी अडवाणी जी को कभी भूल नहीं सकते, जिन दो व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की राजनीति में जो ऊंचाई दी है, उसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो उनका योगदान है, मुझे कभी भूल नहीं सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि अटल जी और अडवाणी जी दो शख्सियत हमारी ऐसी हैं जिन्होंने की भारतीय जनता पार्टी को वह ऊंचाई दी है कि इस आजाद भारत में कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के समकक्ष अथवा कांग्रेस से बड़े कद की नहीं बन पाई। यदि कोई पार्टी कांग्रेस के समकक्ष अथवा कांग्रेस से बड़ा अपना पॉलिटिकल स्ट्रेचर बनाने में कामयाब हुई है, तो अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कामयाब हुई है। लेकिन ये भी देखा गया, वो दरअसल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि कार्यकर्ताओं में जिस तरह का जोश नरेंद्र मोदी के नाम पर दिखता है, वो भूल जाते हैं कई बार। आपको अध्यक्ष के रूप में याद दिलाना पड़ता है कि अटल और आडवाणी को मत भूलिए। इसका क्या इलाज होगा? नहीं, कभी कोई नहीं भूलता। मोदी प्रधान पार्टी बनती जा रही है। नहीं, स्वाभाविक होता है कि जिसको प्राइम मिनिस्ट्रियल अथवा चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से ये पोस्टर्स होते हैं अथवा कहीं पर चर्चा होती है तो उसके नाम की चर्चा होती है। इसका मतलब नहीं है कि हम अपने बड़ों को भूल जाएंगे, इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने पूर्वजों को भूल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी की सबसे जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान उसी पर जाता है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत राजनाथ जी की नजरों से, सबसे बड़ी ताकत मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की यही है कि एक फर्म कन्विक्शन का पॉलिटिकल लीडर, जिसे कह सकते हैं दृढ़ संकल्प का, दृढ़ इच्छा शक्ति का एक ऐसा राजनेता, और लगातार 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए और जिस ट्रांसपेरेंसी का परिचय अपनी गवर्नेंस में दिया है, उन्होंने अपने राजकाज में दिया है, वह काबिले तारीफ है। और इतना ही नहीं, बल्कि एक गुजरात को डेवलपमेंट के मामले में एक देश के मॉडल स्टेट के रूप में खड़ा करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। नरेंद्र मोदी की एक सबसे बड़ी कमजोरी राजनाथ जी की नजरों से? कमजोरी तो आपने कहा है, देखने को देखो, मैं कोशिश करूंगा देखने की। वैसे कमजोरी मैंने अभी देखा नहीं है। एक ऐसा तो मैं जो देखता हूं उस नरेंद्र मोदी के अंदर मुझे ताकत ही ताकत दिखाई देती है और गुण ही गुण दिखाई देते हैं। कोई कमजोरी नहीं देखा नहीं अभी, और इसकी मुझे कोई जरूरत भी नहीं महसूस हुई। और वैसे मेरा स्वभाव भी है, आपने देखा होगा कि मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में मैं किसी की कमजोरियों पर कभी न कुछ बोलता हूं, और बोलने के पहले देखना जरूरी होता है। मैं देखने की भी कभी कोशिश नहीं करता हूं। अब कहीं यदि याद हो, पूरी ऑडियंस यहां बैठी है, कोई ये बतला दे किसी के ऊपर मैंने कभी कोई पर्सनल एलिगेशन कोई ऐसा किया हो, अथवा किसी की किसी खामी अथवा किसी बुराई को मैंने अपने किसी इंटरव्यू में अथवा अपनी किसी रैली में यदि मैंने कहा हो, मैं इससे बचने की कोशिश करता हूं। और इसलिए अपने मित्र, जिसे आज हम लोगों ने एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है, नरेंद्र मोदी, उनके अंदर भी मैंने देखने की कोशिश नहीं की, और मैं समझता हूं कि कोई कमजोरी है भी नहीं उनकी। यदि कमजोरी है तो अपनी सेहत की चिंता न करना, केवल समाज और देश के लिए समर्पित भाव से काम करना, इसे उसकी कमजोरी मानिए अथवा उसकी ताकत मानिए। ये साहब कौन है? ये साहेब कौन है? लोकतंत्र में साहब कौन है? पता नहीं साहब है कौन? जिन साहेब का जिक्र पिछले दिनों हुआ है, वो साहेब कौन है? सामान्यतः बोलचाल की भाषा में एक दूसरे को लोग भी साहब कहते हैं। बोलचाल की भाषा में लोग साहबजादे भी कह देते हैं। हमारे गांव में भी
हमारे गांव मैं सामान्य बहुत ही एक छोटे से गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं, बहुत ही सामान्य किसान परिवार का मैं व्यक्ति हूं। और मैं जानता हूं कि मैं भी जब छोटा था तो कभी कभी हमारे जो परिवार के लोग अथवा गांव के लोग भी कह दिया करते थे हमारे पिताजी का नाम लेते हुए कि फला साहब के साहबजादे हैं। साहिब से बहुत लेकिन सच में जब इस साहबजादे नाम को लेकर जब चर्चा होने लगती है तो हमारे जैसे व्यक्तियों को आश्चर्य होता है। मैं उस साहब की बात कर रही हूं जिनका जिक्र डेरोगेटरी रिमार्क नहीं मानता हूं, अपमानजनक इसे शब्द नहीं मानता हूं। जिन साहिब की बात अमित शाह करते हुए नजर आ रहे हैं फोन कॉल रिकॉर्ड्स में, वहां तक पहुंचने की याद दिलाया है अमित शाह से, मैं पूछूंगा कि कौन है और अमित शाह ने बोला है कि नहीं बोला है, यह भी एक सवाल है। जिस पे बवाल मचाकर कांग्रेस झटका देना चाह रही है, उस पर आपकी तरफ से क्या कहा जाएगा? नहीं, कांग्रेस झटका दे नहीं पाएगी। कांग्रेस चाहे अपनी तरफ से जितना भी प्रयत्न करे नहीं दे पाएगी। और मैं जानता हूं कि ऐसे भी और डर्टी ट्रिक्स का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस प्राइम कैंडिडेट को बदनाम करने के लिए किए जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि उससे हम लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और आपने देखा होगा कि उस शख्स के लोकप्रियता पर कहीं कोई आंच नहीं आई है। आप मानते हैं कि उससे लोकप्रियता पर कोई आंच नहीं आई है? कोई आंच नहीं आई है। लेकिन जिन कमजोरियों की बात हो रही थी, क्या उनमें से एक ये शामिल किया जा सकता है? कमजोरी क्या? कमजोरी की मैं चर्चा की नहीं और मैं जानता नहीं कौन सी कमजोरी है। यदि बतला सको आप कोई कमजोरी ऐसी है तो मैं देखूंगा। 2002 तक जब पन्ने पहुंचते हैं तो कुछ कमजोरियों का जिक्र होता है। बिल्कुल नहीं, कोई कमजोरी पर वाजपेयी जी ने भी कहा था राजधर्म का जिक्र। राजधर्म का पालन मैं कहता हूं कि यदि परिवार का भी कोई बच्चा होता है, चाहे हाईली टैलेंटेड हो, पढ़ने लिखने में चाहे जितना भी अच्छा हुआ क्यों ना हो, लेकिन घर का पिता बराबर उसे यह कहता है कि नहीं जरा ठीक से पढ़ो, कायदे से पढ़ो, ठीक आचरण करो, ठीक व्यवहार करो। यह बड़ों का काम ही है, यह बराबर अपने बच्चों को, अपने छोटों को चेतावनी देते रहना। तो यदि इतना बड़ा 2001 में यदि एक वहां पर दंगा हो गया तो हमारे सबसे वरिष्ठ नेता, इस देश के प्रधानमंत्री यदि जाकर कहें याद ध्यान रखना राजधर्म का पालन होना चाहिए, तो यह कहना कोई बुरी बात नहीं थी। इसलिए नहीं कहा उन्होंने कि उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया था, बल्कि उस राजधर्म के प्रति और सजग रहें, सचेष्ट रहें, इसलिए उन्होंने कहा था। शहजादे का जिक्र आपने किया था, साहबजादे कहते कहते, तो अब तो बीजेपी के भी कई सारे शहजादे हो गए, जिसमें अनुराग ठाकुर से लेकर, और अगर एनडीए की बात करें तो उद्धव ठाकरे से लेकर पंजाब की बात, तमाम जगहों पर। तो उनके शहजादे और आपके शहजादों में फर्क क्या रह गया? नहीं, फर्क क्या, शहजादे तो सबके होते हैं। आपके भी हैं? हमारे भी हैं, हमारे भी हैं, सबके होते हैं, किसके नहीं होते हैं। साहबजादे का मतलब यह नहीं है कि जो राजनीति में हो उसे ही साहबजादा कहा जाए अथवा शहजादा कहा जाए, ऐसा नहीं होता है। मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ कि इस पर डिबेट क्यों हो रही है इस देश में, क्यों सवाल खड़े किए? कोई मुद्दा नहीं है। नो नो नहीं, दिस इज नॉट इश्यू। तो फिर नरेंद्र मोदी इसको बार बार क्यों छेड़ते हैं? छेड़ते क्या है? वो तो शहजादे बार बार कहते हैं। नहीं, हमारे यहाँ इसको अपमानजनक शब्द नहीं मानते हैं। मैं बतलाना चाहता हूँ कि मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, इसे कभी अपमानजनक साहबजादे शब्द को नहीं मानते हैं, तो बल्कि सम्मान के साथ सम्मान सूचक यह शब्द माना जाता है। कोई यह बतला दे, जो कोई हिंदी का बहुत बड़ा विद्वान हो, उर्दू का बहुत बड़ा विद्वान हो, कोई किसी स्कॉलर से पूछ लीजिए, बतला दे कि डेरोगेटरी ये वर्ड है कोई, तो मैं मान लूं। गाजियाबाद से इस बार आपके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं या आप ही लड़ेंगे? नहीं, मैं ही लड़ूंगा। आपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में, मैं चूंकि हिंदी जगत का ये महामंच है इसलिए भी मैं इस पर बात, आपने हमेशा चाहा है कि हिंदी को ज्यादा हम प्रमोट करें अपने देश में, अंग्रेजियत की तरफ ज्यादा ना। केवल हिंदी नहीं बल्कि मैं केवल हिंदी नहीं बल्कि मैं सारी भारतीय भाषाओं को चाहता हूं कि प्रमोट किया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि अंग्रेजी ही केवल हमारे देश का कायाकल्प कर सकती है, इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं। मेरा यह मानना है कि यदि फ्रेंच भाषा में यदि सारे वर्ल्ड की का एक पावर बन सकता है और जापान एक डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में खड़ा हो सकता है, फ्रांस खड़ा हो सकता है, जापान अपनी लैंग्वेज में खड़ा हो सकता है, तो भारत भी भारतीय भाषाओं में हो सकता है। लेकिन लैंग्वेज का जहां तक सवाल है, चाहे इंग्लिश हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज किसी लैंग्वेज से हेट नहीं किया जाना चाहिए। अंग्रेजी जानना, अंग्रेजी बोलना, यह कोई गलत बात नहीं है, हम इसके विरोधी नहीं है।
बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन भारतीय भाषाओं को प्रमोट किया जाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में यूरो 1 यूरो 2 को बदल के ये भारत 1 भारत 2 करना चाहते थे। ये कर दिया आपने, अपनी फाइलों पर कर दिया। तो वो सोच के आगे बढ़ेगी, इस तरह की सोच कैसे? बिल्कुल। भारत की आइडेंटिटी और भारत की पहचान को बनाए रखने के लिए जो भी कदम हमको उठाना होगा, मैं निसंकोच उठाऊंगा। हर देश अपनी पहचान बनाकर रखना चाहता है, हर समाज अपनी पहचान बनाकर रखना चाहता है। उस अपनी आइडेंटिटी को, उस अपनी पहचान को हम किसी भी सूरत में खोने नहीं देंगे। यूरो 2 था, हमारे पास फाइल अप्रूवल के लिए सेक्रेटरी लेकर आए। उन्होंने कहा साहब इस फाइल का अप्रूवल करना है, संभवतः 2 साल अथवा 3 साल पर कंसर्न जो मिनिस्टर होता है उसके द्वारा अप्रूवल उसका होता है। तो मैंने कहा यूरो 2 क्यों चलेगा? उन्होंने कहा साहब एक है इंटरनेशनल जो है वो सब ट्रेडिशन है, चला रहा है, कर दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, पहले मुझे कन्विंस करिए। वो कन्विंस मुझे नहीं कर पाए, बस तुरंत निकाला मैंने और अपनी ही पेन से उसे काटा और नीचे लिख दिया भारत 2 अप्रूव्ड, अनुमोदित राजनाथ सिंह सिग्नेचर बनाकर मैंने कहा कल शासनादेश जारी करिए। और हो गया। सारे देश भर में गाड़ियों पर आपको लिखा हुआ भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4 ये पढ़ने को मिलेगा। एक बार फिर से इनको याद दिलाते हुए कि चारपाई पे बैठे हैं तो दिल खोल कर जरा बात करें, क्योंकि जिस कद के आप नेता हैं और जिस तरह से पार्टी को लीड करना होता है, मैं मानती हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है जब भारी भरकम नेता हो संभालने को। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, आप सब जानते होंगे, अक्सर टकरा जाते हैं कई मुद्दों पर। ऐसे नेताओं के ईगो को संभालना, उनको साथ लेकर चलना कितनी बड़ी चुनौती। वैसे सामान्यतः चारपाई पर बैठने वाले दिल खोलकर ही बात करते हैं। क्या बात है जी। दिल बंद रखना शायद उनकी प्रकृति, उनकी स्वभाव में नहीं होता है। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि दोनों अभिन्न मित्र हैं एक दूसरे के। एक लोकसभा में लीडर अपोजिशन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और एक राज्यसभा में लीडर अपोजिशन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि कभी कभी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड हो अथवा कोई भी ऐसा हमारा फोरम हो, यदि किसी इशू पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहती है और वह चीज यदि किसी भी सूरत में बाहर आ जाए तो मीडिया उसको लिख देगा कि दोनों के बीच कन्फ्रंटेशन रहा, या कि दोनों के बीच नहीं, कभी हम भी बोल देते हैं, कोई कभी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये होना, यह हमारी एक आंतरिक ताकत है जिसे इनहेरेंट स्ट्रेंथ बोलते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी की है। और डेमोक्रेसी, जिस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होगी उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी। हम कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है, हम किसी परिवार की पार्टी नहीं है, हम कैडर बेस्ड एक मास ऑर्गेनाइजेशन वाली एक पार्टी है। चारपाई पर बैठे हैं राजनाथ जी, फायदा उठा लीजिए। आप सभी जिनको भी सवाल पूछना है प्लीज पूछिए, हाथ उठाए। श्वेता जी, चूंकि एजेंडा की बात है, 2014 की तरफ हम देख रहे हैं, आपकी सरकार अगर आ गई तो 3 कौन से ऐसे काम है आपके एजेंडा पर जो बिल्कुल टॉप पर है? एजेंडा पर सबसे इस समय हमारा देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इस आर्थिक संकट से इस देश को निजात दिलाना। इस देश में डेवलपमेंट का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनेगी, हम इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात सोचते हैं। और इक्विटेबल डेवलपमेंट की यदि हम बात सोचते हैं तो इसलिए भी सोचते हैं ताकि इस देश में जो इनकम डिस्पैरिटी, जिसे कभी कभी लोग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी कहते हैं, आय की विषमता, उस आय की विषमता को करने की हम कोशिश करेंगे। उसके लिए जो भी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे हम वो स्टेप्स उठाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नौजवानों की एक मेजर प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी हम रिजॉल्व करने के लिए कदम उठाएंगे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि शायद 6 वर्षों तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जो सरकार चलाई है, इस आजाद भारत का वह पहला अवसर था कि जिस समय जॉब अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर पहली बार 6 करोड़ 70 लाख उस समय सृजित हुए थे, जनरेट हुए थे, पहला वो अवसर था। और इस गवर्नमेंट में तो 6 वर्षों के अंदर मात्र 27 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। तो हम इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। राम मंदिर का जिक्र आपने नहीं किया, तो मैं ये मान के चलूं कि आप चाह रहे हैं एनडीए, आता हूं राम मंदिर सोच रहे हैं कि एनडीए ही वापस, यानी बीजेपी को सत्ता नहीं मिलेगी। राम मंदिर पर आता हूं, लेकिन एक तो इकोनॉमिक फ्रंट की बात मैंने कही है, उस पर हम क्या करेंगे। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्राइसिस, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट, यह भी हमारे लिए चुनौती है, इस पर भी हम करेंगे। और साथ ही साथ इस गवर्नमेंट का जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर फेल्योर रहा है, कूटनीतिक मोर्चे पर, हम उस दृष्टि से भी जो प्रयास हो सकते हैं करेंगे। अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों, यह हमारा प्रयत्न होगा। आपने देखा होगा चाइना आज भारत के साथ किस प्रकार की हरकतें कर रहा है, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे
उस समय वो पहला अवसर था कि अटल जी ने अपने डिप्लोमेटिक स्किल का ऐसा परिचय दिया था कि जो चीन का सिक्किम पर दावा था, चीन पहली बार सिक्किम पर अपना दावा छोड़ने पर मजबूर हो गया था। लेकिन आज वैसे हालात नहीं है। हम इस डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी हमको सक्सेस हासिल हो, मैं कोशिश करेंगे। 3 बातें हो गई। आपके जवाब से मुझे लग रहा है कि बीजेपी वापस सत्ता में आएगी, आप आश्वस्त नहीं है, क्योंकि उन 3 चीजों का जिक्र आपने नहीं किया। क्या आप चाहे राम मंदिर हो, आर्टिकल 370 हो, मुझे लग रहा है आप सोच रहे हैं कि एनडीए ही वापस सत्ता में। नहीं, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट तो अपनी जगह पर है, लेकिन आइडेंटिटी की बात मैंने की है, इसको नहीं भूलना चाहिए। और मैंने ये भी कहा है कि देश में ये पहचान अथवा एक सेट ऑफ वैल्यूज, मूल्यों के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट कैसे बढ़े, इसके लिए भी जो अधिकतम प्रयास हो सकते हैं वो हम करेंगे। लेकिन राम जन्मभूमि का जहां तक प्रश्न है, स्वाभाविक रूप से हम चाहते हैं कि जहां पर भगवान राम, जो हमारे आस्था, विश्वास और श्रद्धा के केंद्र हैं, वहां पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। हिंदू हो वह चाहेगा कि उसके देवी देवताओं का भव्य मंदिर बने, मुसलमान हो चाहेगा कि वो मस्जिद बने, क्रिश्चियन होगा वो चाहेगा गिरजाघर बने, सिख होगा चाहेगा कि वो गुरुद्वारा बने। कोई भी यह चाहेगा, यह चाहना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैटर इस समय सब जुडिस है, अदालत के विचाराधीन है। मैं समझता हूं कि अदालत के फैसले की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। और आपने देखा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक यूनानिमस जजमेंट दिया है, और उस जजमेंट में उसने कहा है कि रामलला की प्रतिमा इस समय अयोध्या में जहां पर है वही राम जन्म स्थान है। इस पर तीनों जजों की एक मत रहा है, एक विचार रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अमन चैन का चढ़ावा देकर कोई भी मंदिर शायद भगवान तक नहीं पहुंचा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमन चैन को कोई चढ़ावा भी नहीं देना चाहते हम, कभी नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि मस्जिद के ऊपर भी यदि कोई आक्रमण करने, जहां पर नमाज अदा की जाती होगी, यदि कोई भी आक्रमण करने की कोशिश करेगा, उसे तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसकी रक्षा के लिए पहली पहल यदि किसी की तरफ से होगी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो मस्जिद नहीं था, आप नहीं जानती हो स्थिति को, मस्जिद नहीं था। फिर हम उस पर लंबी बहस कर देंगे, विवादित ढांचा जिसे आप कहते हैं। वो मैं सुनने को तैयार हूं। अब इससे बढ़िया ऑडियंस और कहां मिलेगी? मैं सुनना चाहता हूं, कौन सी बहस है? मैंने केवल बहस हो जाएगी जिसे आप विवादित ढांचा कहते हैं, और जिसके बाद एक पूरी बहस छिड़ी। यदि वहां पर नमाज अदा की जाती रही होगी, ठीक है, यदि यह कोई प्रूफ कर दे, तब यह कह सकता है कि नहीं, आपकी जो इस समय जो कोशिश हो रही है वहां पर राम मंदिर बनाने की, वो गलत है। मैं मान लूं, ऐसा नहीं है। कोई और सवाल पूछना चाहता है? हाथ उठाए प्लीज। सर, माइक दीजिएगा। सर, मैं अमित खेमका हूं। मैं वकील हूं पेशे से और लीगल एक्टिविस्ट हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कार्डर बेस्ड पार्टी को आखिरकार आरटीआई को पार्टीज पर, पॉलिटिकल पार्टीज पर एप्लीकेबल कराने में क्या तकलीफ हो सकती है? हमें कोई आपत्ति क्या छुपाने को है जो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा यह कहना है सरकार लाना चाहती है, लाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम कहां कह रहे हैं कि बतलाइए, हमने कब रोका है सरकार को कि मतलाइए। पर ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी है, सारी जो जितने हमारे अकाउंट्स होते हैं, हमारे इलेक्शन के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम इलेक्शन कमीशन को देते हैं। यदि कोई लेना चाहता है तो इलेक्शन कमीशन से भी ले सकता है। थैंक यू सर। अब आरटीआई के माध्यम से हम यह जानकारी किसी को नहीं दे सकते हैं कि हम अपनी पार्टी की मीटिंग में बैठकर क्या क्या बात करते हैं, किसने क्या बात कही है, हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अशोक सिंघल एक सवाल पूछा, आ रही हूं सर आपके पास। राजनाथ जी, 4 राज्यों में, इधर सर, राजनाथ जी, हाँ बोलिए। 4 राज्यों में अगर बीजेपी जीतती है तो इसका श्रेय किसको दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी को, या क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट आपको, या जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अच्छा काम किया उनको? और अगर हारते हैं तो उसके लिए किसको जिम्मेवार ठहरा जाएगा? वैसे अगर नहीं, परिणाम मार्च को आने वाले हैं, मैं तो वैसे मानकर चल रहा हूं, लेकिन सब कुछ विधाता के हाथ है। मैं नहीं कह सकता हूं, जनता के हाथ है। लेकिन 5 राज्यों में, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलनी चाहिए। श्रेय का जहां तक प्रश्न है, श्रेय मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं देना चाहता हूं। श्रेय बूथ के ऊपर काम करने वाले कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक के भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं सभी को इसका श्रेय देना चाहता हूं, अपने को छोड़कर। रवि जी सवाल पूछना चाहते हैं।
राजा जी, मैं रविकांत मित्तल, तेज चैनल से। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी में कोई गलतियां नहीं है। मेरी आंखें चौंधिया गई हैं इस रोशनी में। हाँ, मैं इधर खड़ा हूँ पीछे। तो जितनी कई जगहों पर जो रैली कर रहे हैं, जो इतनी वो गलतियां कर रहे हैं, हिस्ट्री की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, तो उसके लिए कुछ उनको आप हिस्ट्री लेसन और बाकी लेसन दिलवा रहे हैं? आपने कहा था कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां हो गई। तक्षशिला बोल दिया पटना जाकर। नहीं, यह नहीं कहा था उन्होंने कि तक्षशिला यहाँ, ऐसा कुछ नहीं कहा था। आप उठाकर पूरी स्पीच तो देखिए पहले स्पीच पढ़े तो, कोई देखे तो, सुने तो। आप, मैं कहता हूं आज तक निकलवा कर देख ले क्या कहा उन्होंने कि बिहार में है। कहा हो तो मैं मान लूं कि गलत है। चीन को भी लेकर सर उन्होंने कुछ जो वहां पर खर्च होता है शिक्षा पर, जो आंकड़े बताए थे वो गलत निकले। देखिए, कभी कभी यह होता है कि जिसको हेक्टिक, जिसके बराबर शेड्यूल होंगे, जिसके बराबर बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम होंगे, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग किसी बात पर हो सकता है। यह मैं नहीं कहता हूं। स्लिप ऑफ टंग तो हम लोगों की भी हो जाती है कभी कभी, ऐसा नहीं है। पूछे जल्दी से। मैं वीके सूरी हूं, फाइनेंशियल एडवाइजर। आपने अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी है, तो आपकी अगर गवर्नमेंट आती है तो क्या आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो चल रहे हैं उनको कंटिन्यू करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, ऐसा लगता है कि कुछ रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स करने चाहिए थे जिनकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रिजल्ट्स नहीं आए, क्या आप वो भी करना चाहेंगे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो आपने बात कही है, मैं बतलाना चाहता हूं, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इसकी भारतीय जनता पार्टी विरोधी नहीं है। लेकिन हां, हमें यह कासस रहने की आवश्यकता होगी अपने देश को कि इस ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के कारण हमारी देश की जो इकोनॉमी है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी ऑटोनॉमी पर, यानी उसकी स्वायत्तता पर किसी भी सूरत में प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। अशरफ वानी एक सवाल पूछना चाहते हैं हमारे रिपोर्टर, जल्दी से अशरफ। राजनाथ सिंह जी, दरअसल अभी आपने सुना उमर अब्दुल्ला भी बड़ी तारीफ कर रहे थे वाजपेयी जी की, और यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं से लेकर जितने भी मुख्य धारा वाली पार्टियां हैं, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कांग्रेस हो, यहां तक कि पीडीपी ने यह कहा था कि अगर वाजपेयी जी जम्मू कश्मीर में किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम उनके लिए वो सीट खाली छोड़ देंगे। आखिर वाजपेयी जी आपकी पार्टी से इतने पॉपुलर कश्मीर में क्यों थे और बाकी नेता क्यों नहीं? क्या आपका सवाल ठीक से। राजनाथ सिंह जी, मैं ये आपसे पूछ रहा था कि अभी आपने उमर अब्दुल्ला को सुना कि किस तरह से वो अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ कर रहे थे। वो अकलौते नेता नहीं है। वहां पर जितनी भी मुख्य धारा की पार्टियां हैं, यहां तक कि अलगाववादी भी, वो वाजपेयी को मानते हैं। यहां तक कि पीडीपी जो वहां पर की एक मुख्य विपक्ष की पार्टी है, उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जम्मू कश्मीर की किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम वो सीट सब छोड़ेंगे खाली उनके लिए। आखिर वो उतने पॉपुलर कश्मीर में क्यों है और दूसरे नेता क्यों नहीं? तो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति इतना ही प्यार है, इतना ही सम्मान है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी सरकार बनानी थी तो जम्मू कश्मीर से जिस चुनाव हो रहे थे तो जम्मू कश्मीर की सारी सीटें क्यों नहीं, सारे वहां के लोगों ने क्यों नहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना समर्थन दे दिया? इस सवाल का क्या जवाब है? दूसरी चीज, अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नेंस की परफॉर्मेंस को देखने के बाद लोगों का यह परसेप्शन बना था। मैं समझता हूं कि आज हम लोगों ने जिसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है, वो भी यदि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मैं समझता हूं कि उनकी गवर्नेंस के परफॉर्मेंस को देखने के बाद शायद यही बात उनके संबंध में भी बोली जाए। लेकिन यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। बोले जल्दी से, लास्ट, ये आखिरी सवाल है। नमस्कार सर, जनार्दन पांडे। मैं पूछना चाहूंगा सर, हमारे देश के जो अन्नदाता हैं, किसान भाइयों के लिए, उनके लिए कौन से खास कार्यक्रम आपके पार्टी के पास है उनके उत्थान के लिए जी, अगर सरकार बनती है आपकी? तो देखिए, इस देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन किसी एक प्रोफेशन में लगी हुई है, तो एग्रीकल्चर का प्रोफेशन है, कृषि का। देश की सबसे बड़ी आबादी उसी पे लगी हुई है। यह मैं मानता हूं कि जब उनकी परचेजिंग कैपेसिटी, उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी तभी इस देश का विकास संभव है। तब उनकी क्रय क्षमता यदि बढ़ जाए तो स्वाभाविक रूप से इस देश के उद्योग भी चलने लगेंगे, इस देश के दुकानदार की दुकानदारी, व्यापारी का व्यापार, डॉक्टर की डॉक्टरी, सब कुछ चलने लगेगा। यह हमारा मानना है। लेकिन उनके लिए हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हुए मैंने एक स्कीम बनाई थी कि एक एश्योर्ड इनकम
उनके एग्रीकल्चर लैंड की ये होनी चाहिए। वह एश्योर्ड इनकम निकालने का फार्मूला क्या होगा, हमने फार्मूला भी उस समय निकाला था, फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम उसका नाम था, जिसको अप्रिशिएट किया था उस समय के बाद में जो कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, उसके फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर चिदम्बरम ने, और ये कहा था कि विद सर्टेन अमेंडमेंट्स हम इस फार्मूले को लागू करेंगे, लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया, बल्कि उसे डस्टबिन में डाल दिया गया है। माने उनकी आमदनी को बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, और साथ ही हमारी यह कोशिश होगी कि केवल एग्रीकल्चर के द्वारा जो उनकी इनकम होती है वहीं तक वह सीमित न रहें, बल्कि कुछ उस पर आधारित, कृषि पर आधारित अन्य उद्योग भी खोले जा सकें। फूड प्रोसेसिंग है, अन्य भी बहुत सारे ऐसे उद्योग हो सकते हैं जिनके माध्यम से उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजनाथ जी हमारे साथ बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद।